जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये मॉडर्न हिस्ट्री। हम लोग देख रहे हैं उसमें फ्रीडम स्ट्रगल, राइट। फ्रीडम स्ट्रगल में हम लोगों ने लगभग 20% पोर्शन इसमें भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। फ्रीडम स्ट्रगल मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कराने का प्रयास करता हूँ। जल्दी जल्दी मतलब इन द सेंस कि मैं क्लासेस ज़्यादा लूँगा। जल्दी जल्दी का मतलब है छोड़ छोड़ के पढ़ाना नहीं होता है, ठीक ना। छोड़ के पढ़ाऊँगा तो फिर फ़ायदा क्या होगा। इतने मेहनत से आप लोगों की क्लास कंप्लीट कराई है मैंने। लेकिन उसके पहले एक बात करना चाहूँगा आप लोगों से। देखिए, आप लोग इस क्लास का रिवीजन नंबर 1 पे रखिए। रिवीजन जो है आप लोग इस क्लास का नंबर 1 में रखिए। मुझे रिजल्ट चाहिए। कम से कम 200-300 लोगों बच्चों ने ही देखा है। उसमें से ही अगर मुझे कुछ रिजल्ट मिलेंगे, आप लोगों को कोई सपोर्ट चाहिए हो मेरी तरफ से, तो आप लोग कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक ना। कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों से बात करूंगा, ठीक। और अगर आप लोग कमेंट करके मुझसे जुड़ना चाहेंगे तो कमेंट कीजिए, उसमें मैं टीम से बात करूंगा कि कुछ बच्चों को मेरी ज़रूरत है, ताकि हम लोग डायरेक्टली लाइव पे हम लोग बात कर पाएँ, राइट। दूसरी चीज़, देखिए एक चीज़ आप लोग खुद सोचिए। देखिए व्यूज़ ल्यूसेंट के बहुत कम जाते हैं, ठीक ना। इससे हम लोगों को भी क्या होता है, डीमोटिवेशन होता है। आप ये बताइए कि 200-250 बच्चे इतना मेहनत करने के बाद देखते हैं, ठीक। इस पे काफ़ी मतलब काम किया मैंने, लेकिन और मुझे लगा कि मतलब ठीक ठाक, बट काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा कि इस तरह के व्यूज़ जा रहे हैं। अब मतलब जैसे मैं अपना दुख नहीं व्यक्त कर रहा हूँ, मैं मतलब इस बात को लेके चिंतित हूँ। इस बात की चिंता है मेरे साथ। आप भी सोचिएगा इस बात को, बहुत जेन्युइन सी बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। क्लास अभी कंटिन्यू कर लेंगे, क्लास लंबी कर लेंगे, 2-4 मिनट हम लोग बात कर लेते हैं कि 12 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला। मैं कह रहा हूँ सभी यूपीएससी हिंदी पे नहीं ना, सभी यूपीपीएससी हिंदी पे हैं, ठीक। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ाई जा रही। मतलब मैं आपसे बताऊं, ये बात आप लोगों से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर PYQ और ल्यूसेंट कर लिया जाए, अगर ये दोनों किताबें कर ली जाएं, तो लगभग 100 के आसपास प्रश्न फंसते हैं। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि आप लोग सोचेंगे क्या ही बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं, 100 के आसपास। और अब एक और इससे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात जो आप लोगों को लग सकती है, करंट अफेयर को छोड़ करके। हाँ, करंट अफेयर को छोड़ करके, ठीक ना। करंट अफेयर के 37 क्वेश्चनों को छोड़ करके। अब आप कहेंगे सर मात्र 12 से 15 प्रश्न ऐसे होते हैं जो इन दोनों से नहीं मिलते हैं, ठीक ना। अगर आप पूरे 35 प्रश्न 30 प्रश्न अगर इसके ले लेना करंट अफेयर के, तो आप अगर अच्छे से करंट अफेयर कर लेते हैं तो 135 प्लस क्वेश्चन सीधे मिलते हैं, ठीक है। हम लोग ह्यूमन है, कोई भगवान तो है नहीं कि जो पढ़ लेंगे सब सही कर लेंगे। लेकिन फिर बाकी लोग क्या ही कर रहे हैं मुझे समझ, देखिए मुझे लगता है ना, मुझे क्या लगता है कि बाकी लोगों का की पढ़ने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। उन लोगों को ये दिखता है, गाड़ी दिखती है, ब्लू लाइट दिखती है इसके ऊपर, गाड़ी के ऊपर, और आईपीएस साहब, एसडीएम साहब, डीएम साहब उन लोगों को दिखते हैं, तो भौकाल बना करके मतलब उन लोगों को आना है ये देखने कि अभी मैं बना दूं ना आपको, मतलब दावा मैं कर दूं आपको कि मैं ये बना दूं एसडीएम कैसे बने। 44 दिन बचा हुआ है ना, हम बोल दे अभी ये मैसेज, अभी ये वीडियो बना दे एसडीएम कैसे बने, मैं कैसे बना एसडीएम, चाहे मैं कैसे, सॉरी मैं तो नहीं हूं, लेकिन मतलब कैसे बने एसडीएम, किसी एसडीएम को लाके, किसी डीएम को लाके, किसी भी अधिकारी को लाके। मैं ये 2 पद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 पद काफी चर्चे में रहते हैं, ये डीएम, एसडीएम, आईपीएस, डीएसपी, ये 4-5 पद काफी चर्चे में रहते हैं, ठीक। तो अभी किसी अधिकारी को अपने साथ लाके वो बनाएंगे कैसे बने, तो कितने लोग देखेंगे आपको पता है। कम से कम 10,000, 15,000, 25,000 व्यू जाते हैं। और वही अधिकारी खुद बैठ के अगर वो चैप्टर पढ़ाने लगे ना कि मैंने ऐसे पढ़ाई की, तो जाता है व्यू 500, 700, 1000। तो मतलब क्या है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग यानी फेक लाइफ जी रहे हैं। सीधी सीधी बात है कि बाकी लोग फेक लाइफ जी रहे हैं। मतलब अगर वही अधिकारी ये बना रहा है एसडीएम कैसे बने, तो 25,000 व्यू जा रहे हैं, यानी 25,000 लोगों को बनना है। और जब पढ़ाई की बात वही अधिकारी कर रहा है तो 1,000, तो ये 24,000 लोग यानी फेक हैं सीधे सीधे। उनको ये देखने में बनने का शौक है, लेकिन पढ़ाई नहीं करनी है। तो ऐसे थोड़ी ना कोई बनता है भाई, चपरासी नहीं बन पाओगे ऐसे, एसडीएम क्या ही बनोगे, आईएएस क्या ही बनोगे। इतना आसान रहता ना तो हर कोई ये नहीं चाहता है कि मैं भीख मांगू रोड पे, कोई ये नहीं चाहता है कि मैं किसी के अंडर में काम करूं, कोई ये नहीं चाहता मैं 10
15,000 रुपये की प्राइवेट जॉब करूं, कोई ये नहीं चाहता है कि मैं किसी लोहे लक्कड़ की दुकान पे काम करूं, कोई ये नहीं चाहता है मैं जाके 10 लोगों के बीच में बेइज्जत हूं। ठीक, सभी लोग सम्मान का जीवन जीना चाहते हैं। तो आज सभी एसडीएम बनकर ही, इतना आसान रहता ना अगर एसडीएम, एडीएम, एसपी, आईपीएस बनना। आप लोग देखते हैं ना गौरव सर को कि आईपीएस हैं, मेहनत हम लोगों ने देखी है उनकी, है ना, कि आपको दिखता है बस कि या भौकाल बनाए हुए हैं, क्या ही भौकाल है, ये है वो है, मतलब मेरे लिए छोटे भाई जैसे हैं वो। ठीक, छोटे भाई हैं, छोटा भाई ही है मेरा। मतलब मैं बताऊं आपको कि समय आने पे वो 3-3, 4-4 महीने गेट तक वो इंसान नहीं जाता है। ठीक ना, वो भी दिन मैंने देखा हुआ है। और आप लोग को चाहिए कि एसडीएम कैसे बने, ये देख करके बनना है आप लोगों को एसडीएम, तो फिर हो चुका, फिर बेड़ा पार नहीं होने वाला। फिर मतलब छोड़ दो यार, मत देखो ये सब, मत देखो, कोई मतलब नहीं है। फिर एसडीएम कैसे बने ये भी मत देखो, चलो पढ़ाई कर लो अब ना। काफी हो गई मतलब बात बहस बेफालतू की, आपको लगे तो बेफालतू की है ये। ठीक, देखिए क्या बात हो रही है कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ये दो लोग थे जो क्या करते हैं, मुजफ्फरनगर में एक किंग्सफोर्ड रहते हैं, ठीक ना, जो कि क्या रहते हैं, जज रहते हैं उस टाइम में ना। उनकी ये लोग क्या करते हैं, हत्या करने का प्रयास करते हैं। मैं आप लोग को थोड़ा बैकग्राउंड बताया था हल्का, हत्या करने का प्रयास करते हैं। और होती क्या इन लोगों से गलती कि वो जो बम है ना, वो केनेडी की गाड़ी पर पड़ जाती है। ठीक है ना, केनेडी की गाड़ी पर पड़ जाती है। ठीक, और मर उनकी गाड़ी में कोई और बैठे रहते हैं, दो लोग, वो महिलाएं और उनके मित्र की बेटी, उन लोगों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और इस पर जो है केनेडी जाकर के शिकायत करता है जाकर के जज साहब से कि ऐसी ऐसी बात है, वो दोनों लोग मिलते हैं। ठीक, और कुल मिलाकर के क्या होता है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों लोगों को पकड़ लिया जाता है उस बम कांड में। क्या किया जाता है, उस बम कांड में इन दोनों लोगों को पकड़ लिया जाता है। और इन लोगों का डर इतना होता है, इन लोगों को इतना डर लगता है कि प्रफुल्ल चाकी तो खुद ही आत्महत्या कर लेता है कि भैया बड़ी दुर्गत होगी, बड़ी दुर्गति होगी हमारी, इससे बढ़िया कि खुद ही भैया अपना काम तमाम कर लो। ये इतना डर जाते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं और इनका जो है जीवन लीला अपनी समाप्त कर लेते हैं। और खुदीराम बोस को क्या किया जाता है, लगभग 18 वर्ष ये होते हैं उस समय, है, इनको फांसी की सजा दे दी जाती है। किस दिन, 11 अगस्त। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिए अगस्त के आसपास की घटना है, 1908 की। ठीक, उसके बाद क्या होता है, अगली एक चीज, एक मिनट, इसको मैं डिलीट कर लेता हूं। खुदीराम बोस की बात करें अगर, खुदीराम बोस एक्चुअली लूसेंट में क्या किया है कि इसने फैक्ट उठा करके दे दिया, और हम लोग को पढ़ना यही है, हम लोग को कवर यही करना है। ठीक, तो खुदीराम बोस जो है बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य होते हैं। किस दल के सदस्य होते हैं, खुदीराम बोस युगांतर दल के सदस्य होते हैं। ठीक ना, और जिसके नेता कौन होते हैं, बरींद्र कुमार घोष। जिसके नेता कौन होते हैं, बरींद्र कुमार घोष। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे अलीपुर षड्यंत्र केस की। अब क्या था ये अलीपुर षड्यंत्र केस, क्या करते हैं कुछ लोग जो है, कुछ लोग क्या करते हैं कि अवैध शस्त्र रखते हैं अपने पास। कलकत्ता के अलीपुर अदालत में क्या किया जाता है कि 31 व्यक्तियों को इसलिए गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि उन लोगों ने अवैध शस्त्र रखी थी, अवैध शस्त्र रखी थी। इसके लिए इन लोगों पे मुकदमा चलता है, और ये मुकदमा जो है अलीपुर में चलता है, वो कलकत्ता में वो स्थान होता है, और इसीलिए इस केस को क्या कहा जाता है, अलीपुर षड्यंत्र केस कहा जाता है। ठीक, इस केस में क्या होते हैं, एक सरकारी गवाह होते हैं जो गवाह देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हाँ मतलब ये लोग बंदूक, राइफल, चाहे जो भी चीजें, ये अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। इनको क्या किया जाता है, क्या किया जाता है इस सरकारी केस में, जो नरेंद्र नाथ गोसाई होते हैं, ठीक है ना, इनकी गोली मार करके हत्या की जाती है, कर दी जाती है कि शायद अगर ये गवाही नहीं देगा तो हम लोग क्या होंगे, बच जाएंगे, हम लोग क्या होंगे, बच जाएंगे। ठीक ना, उसमें से क्या किया जाता है, बरींद्र कुमार घोष, उल्लासकर दत्त, हेमचंद्र दास और उपेंद्र नाथ बनर्जी को काला पानी की सजा दे दी जाती है। ठीक है ना, काला पानी की सजा दे दी जाती है।
कुल मिलाकर के ये पूछता है कभी कभी परीक्षा में कि कौन से लोग थे जो इस मुकदमे में बच के निकल गए थे। तो अरविंद घोष क्या किए जाते हैं, बच निकलते हैं। मतलब उनको कुल मिलाकर के वो अपने आप को साबित कर लेते हैं कि मैं था, नहीं था, ऐसी वैसी बात थी, जो भी कुल मिलाकर के कन्विंस करते हैं और ये छूट जाते हैं। ठीक। और उसके बाद जो है क्या करते हैं, ये अपने आप को सारे इन जाल जंजाल से अलग होकर के अपने आप को क्रांति से निकाल करके क्या करते हैं, जाकर के अपना आश्रम बनाते हैं ओरोविले में और वहां पे जाकर के बस जाते हैं। ठीक। चलिए अगली बात हम लोग करेंगे अभिनव भारत। इस संस्था की स्थापना, देखिए जहां पे मुझे लगेगा आपको कहानी बता देनी चाहिए मैं कहानी बता दूंगा, जहां पे लगेगा फैक्ट बताना चाहिए मैं फैक्ट बता दूंगा। थोड़ा सा पढ़ रहे हैं तो आप लोग भरोसा किए। अभिनव भारत वीडी सावरकर इसकी स्थापना करते हैं। अभिनव भारत की स्थापना कौन करते हैं, वीडी सावरकर करते हैं। कहां पर करते हैं, महाराष्ट्र में करते हैं। कहां पर करते हैं, महाराष्ट्र में करते हैं। ठीक ना। और ये कौन होते हैं ये अभिनव वीडी सावरकर कौन होते हैं। अगर यह पूछे आपसे तो ये अभिनव, अगर मतलब मैच द फॉलोइंग में देता है तो अभिनव भारत नामक संस्था के ये क्या होते हैं, संस्थापक होते हैं। ठीक। अभिनव भारत संगठन में ही एक व्यक्ति थे अभिनव भारत संगठन में, जिनका नाम था पीएन वापट। इनके पास बम बनाने की कला थी, जिसको इन्होंने कहां से सीखा था यह सीखने के लिए यह कहां गए थे, पेरिस गए थे। एक सेकेंड। फिर क्या होता है उसके बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। एक सेकेंड, तो दिमाग विचलित हो जाता है एकदम से। ठीक। तो ये बम बनाने की कला इन्होंने कहां से सीखी थी, कुल मिलाकर के पेरिस से सीखी। कहां से सीखी थी, पेरिस से सीखी थी। ठीक ना। बीडी सावरकर के एक बड़े भाई होते हैं गणेश सावरकर। इनको क्या किया जाता है, राजद्रोह का आरोप लगा करके इनको आजीवन निर्वासन का दंड दे दिया जाता है। आवासन निर्वासन का दंड इनको क्या किया जाता है, दे दिया जाता है। और आप जान करके हैरान होंगे कि ऐसा इनके साथ किया क्यों जाता है, ऐसा इनके साथ जो है वो किया क्यों जाता है, क्योंकि ये जो है देशभक्ति कविता लिखते हैं और अपने आप को एक देशभक्त साबित कर देते हैं सिर्फ कविता लिख करके। और इस कारण क्या किया जाता है, वहाँ का एक जज होता है जैक्सन, इनके ऊपर आरोप लगा करके इनको क्या करता है, दंड देता है। ठीक ना। और भाई जब आप इस तरह की दंड देंगे, इस तरह का काम करेंगे, तो कोई भी अनुचित मानेगा, किसी को भी अजीब लगेगा, बुरा लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, जो है इनसे जैक्सन से बदला लेने का मतलब एकदम से ठान लिया। और जिस समय जैक्सन की विदाई हो रही थी, जैक्सन की विदाई हो रही थी, मतलब अब उसको विदा किया था, ठीक है कि आपने बड़ा बढ़िया काम किया। ठीक। तो क्या हुआ, उसी समय अनंत लक्ष्मण कन्हरे नाम के व्यक्ति ने उन्हें क्या की, गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। ठीक ना। और फिर उसके बाद जैक्सन की हत्या के अभियोग में, मतलब उस केस में अनंत लक्ष्मण कन्हरे को, कृष्ण जी गोपाल कर्वे को और विनायक नारायण देशपांडे को क्या की जाती है, फांसी की सजा दे जाती है। मतलब कुल की मिलाकर के क्या होता है, वो सब इनके खिलाफ कुछ जो फ्रीडम स्ट्रगल के जो हमारे फ्रीडम फाइटर रहते हैं उनके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं, और जब इनको बुरा लगता है तो ये उनके ऊपर बम कांड करते हैं। और कुल मिला के यही चलता रहता है कि हमारे देश में आप आए, इनको लगता है हमारे देश में आप आए हो, उनको लगता है कि हम शासन कर रहे हैं, हम ताकतवर हैं तो हम शासन करेंगे, तुम ताकतवर होगे तो तुम शासन करते। और हमेशा यही होता है। जैसे आप लोग अगर नहीं पढ़े, अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, आप लोगों ने फैक्ट्स नहीं याद किए, अगर आपको लगता है कहानी खाली सुनेंगे, तो फिर आपकी भी जिंदगी कहानी बन के रह जाएगी। ठीक ना। तो फिर उसके बाद जो अगला फैक्ट है ल्यूसेंट में, वो दिया बाबा बाल गंगाधर तिलक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बाल गंगाधर तिलक। इनका जन्म कहाँ होता है,
महाराष्ट्र में। तो जन इंपॉर्टेंट है या नहीं, लेकिन ये आप याद रखें कि इनका जुड़ाव कहाँ से था, महाराष्ट्र से ही रहेगा, ठीक है। इनका जुड़ाव कहाँ से रहेगा, महाराष्ट्र में रहेगा, ठीक है ना। इन्होंने ऐसे पूछता है कि केसरी नाम की मराठी पत्रिका जो है वो किसने लिखी, तो मराठी महाराष्ट्र आ गया। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, एक अनुमान लगा करके कि मराठी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक, और तिलक, तो थोड़ा सा जब कॉन्सेप्ट समझ के आप पढ़ेंगे, ये याद कर लेंगे महाराष्ट्र, तो हो सकता है कि आप जो है इस तरह के आप एलिमिनेट कर पाए अपने आंसर, या फिर एक अंदाजे से आप जो अपने आंसर को लगा पाए, ठीक ना। इन्होंने एक और पत्रिका जारी की, ठीक ना। क्या था वो, दैनिक पत्र जारी किया, वो मराठा नाम था, मराठा। और इसकी भाषा भी पूछता है परीक्षा में, तो भाषा क्या है, अंग्रेजी भाषा है। अंग्रेजी भाषा, कौन सी भाषा है, अंग्रेजी भाषा, ठीक ना। कौन सी भाषा है, अंग्रेजी भाषा, ठीक। एक उत्सव मनता है महाराष्ट्र में, गणपति महोत्सव, गणपति महोत्सव, गणपति बप्पा मोरया जिसमें, ठीक ना, गणपति बप्पा मोरया। और शिवाजी उत्सव मनाया जाता है, उसका प्रारंभ किसने किया था, तिलक ने किया था। पहले गणपति उत्सव का प्रारंभ किया 1893 में, और 1895 में शिवाजी उत्सव, शिवाजी उत्सव, ठीक। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में क्या किया जाता है, बार बार, कई बार जेल भेजा जाता है, ठीक ना, कई बार जेल भेजा जाता है। और अंततः जो है डावर नाम का एक जज था जो इनको सजा सुनाता है। ये अभी तक इस तरह का भी प्रश्न आया नहीं है पेपर में, ये भी मैं बता दूं, ठीक। यूपी पीसीएस यहाँ से भी प्रश्न पूछ चुका है, इंडियन अनरेस्ट, इंडियन, ये किताब किसने लिखी है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस में, तो वैलेंटाइन शिरोल ने लिखी, वैलेंटाइन शिरोल ने यह पुस्तक लिखी है, इंडियन अनरेस्ट, ठीक। और अगर यदि आपसे पूछा जाए, यदि आपसे पूछा क्या जाए, पीसीएस में प्रश्न पूछा हुआ, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया है, तो तिलक को। किसको कहा गया है, बाल गंगाधर तिलक को। कहाँ पे क्या कहा गया है, वैलेंटाइन शिरोल की पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में, इंडियन अनरेस्ट में कहा गया, ठीक है ना। और इसके लिए तिलक ने क्या कहा था, उन क्या किया था, उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा भी लगा दिया, ठीक। अगला जो पीसीएस में प्रश्न पूछा हुआ है वो ये है कि प्लेग के समय एक एक बार जो है क्या होता है, प्लेग होता है, प्लेग नामक बीमारी होती है, प्लेग नामक बीमारी होती है, ठीक ना। और उससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं प्लेग के समय कौन लोग, पूना के चापेकर बंधु होते हैं, दामोदर और बालकृष्ण चापेकर, ठीक ना, ठीक ना। और जो वहां के प्लेग अधिकारी होते हैं, रैंड और एयर्स, इनकी हत्या कर देते हैं। तो कौन बंधु करते हैं, चापेकर बंधु। चापेकर बंधु में कौन कौन, दामोदर और बालकृष्ण, दामोदर और बालकृष्ण, 1897 के आसपास इनकी। यह काल क्या है, क्रांतिकारी पत्र है, क्रांतिकारी पत्र है, जो कि कहां से रिलीज हुआ था, महाराष्ट्र से। किसने इसका संपादन किया था, परांजपे ने, परांजपे ने, राइट। किसने इसका संपादन किया था, परांजपे ने, ठीक है ना। चलिए अगली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए, और यहाँ पे लिख लीजिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे, यहाँ से करीब लगभग 10 से 12 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, वेरी वेरी। तो होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी, सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की। किसने की थी, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, राइट। कहाँ पर की थी, लंदन में की थी। कहाँ पर की थी, लंदन में की थी, ठीक। और श्याम जी कृष्ण वर्मा को क्या कहा जाता है, श्याम जी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता, उनको क्या कहा जाता है, क्रांतिकारियों का, ठीक ना।
अगला यूपीपीसीएस में एक और प्रश्न पूछा हुआ है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने की थी। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ कि इसकी स्थापना किसने की थी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी 1900। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी 1906। न्यू इंडिया, न्यू इंडिया यह क्या थी। अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र, अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक ना, अंग्रेजी साहित्यिक साप्ताहिक समाचार पत्र। ठीक है ना। और एक दूसरा होता है वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक है ना। इन समाचार पत्र को किसने जो है संपादित किया। विपिन चंद्र पाल। किसने। विपिन चंद्र पाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे फैक्ट, सब यूपीपीसीएस में जो जो पूछा हुआ है लूसेंट वही उठा करके डाल दिया है सेंटेंसेस के फॉर्म में सीधा सीधा। तो बार बार मैं बोलूं इससे बढ़िया आप खुद ही समझ जाइए कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, ये बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह खां जो है वो ढाका में क्या करते हैं, सम्मेलन करते हैं। ढाका में क्या करते हैं, सम्मेलन करते हैं, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, नवाब वकारुल मुल्क होते हैं। और इस सम्मेलन में क्या होता है, इस सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय होता है। तो जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय किस सम्मेलन में होता है, ढाका सम्मेलन में, ढाका सम्मेलन में। और यह ढाका सम्मेलन जो है वो होता कब है, होता कब है, 1906 में होता है, 1906 में होता है। क्लियर है ना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, समझ में आ जाती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर होता है, लखनऊ में। मुख्यालय कहाँ पर होता है, लखनऊ में। ठीक ना। लीग का संविधान कहाँ पर बना और कब बना, कब बना, तो 1907 में बना, 1907 में बना, कराची में। कहाँ पर बना, कराची में बना। ठीक ना। और इस संविधान के का जो है वो प्रथम संविधान के अनुसार जो है इस लीग का यानी मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन जो है वो कहाँ पर होता है, अमृतसर में होता है। कहाँ पर होता है, अमृतसर में होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, सैयद इमाम करते हैं। जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, सैयद इमाम करते हैं। ठीक ना। इस अधिवेशन में ठीक ना, आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष चुना जाता है। किसको अध्यक्ष चुना जाता है, आगा खान को। ठीक ना, आगा खां को मुस्लिम लीग का क्या किया जाता है, अध्यक्ष चुना जाता है ना। और यदि आपसे पूछे कि मुसलमानों के लिए एक अलग से निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में की गई, तो इसी अधिवेशन में की गई थी, 1908 के इसी अधिवेशन में की गई थी, जिसको कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार का रूप दिया जाता है, या सुधार के रूप में उसको क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। ठीक ना। ये क्या करता है, मुस्लिम लीग बंगाल विभाजन का समर्थन करता है। भाई वो इनके लिए कुछ काम किए तो ये भी उनके लिए कुछ काम करेंगे, ये भी उनका साथ दे रहे हैं। ठीक ना। और 1908 में मुस्लिम लीग की ही एक शाखा के रूप में लंदन में क्या की थी, एक संस्था स्थापित की, जो है क्या शाखा स्थापित की, सैयद अमीर अली खान, सैयद अमीर अली ने। ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भिकाजी रुस्तम कामा के बारे में, भिकाजी रुस्तम कामा के बारे में। ठीक ना। ये फ्रांस की नागरिक थी। कहाँ की नागरिक थी, फ्रांस की नागरिक थी। और इन्होंने क्या किया, अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने का काम किया इन्होंने। ठीक ना। यहाँ पे स्टुटगार्ट शहर में फ्रांस के एक आयोजित होता है अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक, वहाँ पे क्या की थी इन्होंने, तिरंगा फहराने का काम किया था। तो ये पूछता है कि 22 अगस्त 1907 को या फिर 1907 में आयोजित 7वीं अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए कौन प्रसिद्ध है या किसे जाना जाता है, तो भिकाजी रुस्तम, भिकाजी रुस्तम। ठीक ना। विदेशी धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली ये
पहली महिला हैं। ठीक, ये पहली महिला है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि पहली घटना है। तो पहली महिला है, इस तरह से प्रश्न पूछता है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से बताया। ठीक है ना। दादा भाई नौरोजी को के निजी सचिव के रूप में इन्होंने क्या किया था, कार्य किया था। यहां से प्रश्न पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन है जो दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में जिन्होंने काम किया था। तो आपका उत्तर क्या होगा, भीकाजी रुस्तम कामा, भीकाजी रुस्तम कामा। ठीक ना, भीकाजी रुस्तम कामा ना। तो एक से यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क नहीं किया। चलिए, 1911 दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया था। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मैरी वहां पर आते हैं। तो किस साल में आते हैं, 1911। यह साल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दरबार में कुछ घोषणाएं की जाती हैं। ठीक, उन घोषणाओं में क्या कहा जाता है कि बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है। बंगाल विभाजन क्या है, वो रद्द किया जाता है। ठीक, बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रांत भी बनाया गया, एक अलग प्रांत बनाया गया। ठीक ना, एक अलग प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना, जिसमें उड़ीसा भी उस समय शामिल था, और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। और कुल मिला के फाइनली 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। तो दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बनी, 1912 में, 1912 में। ठीक ना। और फिर उसके बाद यदि आपसे पूछता है कि रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने का कार्य कब संपन्न किया, तो आपका उत्तर क्या होगा, 23 दिसंबर 1912, 23 दिसंबर 1912। ठीक ना। और इसके बाद क्या होता है, 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये लोग हैं, और दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन जाते हैं, इसके सरकारी गवाह बन जाते हैं। और अंततः इन लोगों में से अमीचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास को क्या की जाती है, फांसी दे दी जाती है। क्या की जाती है, फांसी दे दी जाती है। चलिए, अगली बात हम लोग करेंगे जो है गदर पार्टी की। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई, कहाँ पे की गई, अमेरिका में की गई। कहाँ पर की गई, अमेरिका में की गई। ठीक ना, कहाँ पर की गई, अमेरिका में की गई। ये अमेरिका में एक स्थान है सैन फ्रांसिस्को। किसने की, लाला हरदयाल ने की। किसने की, लाला हरदयाल ने की। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना। और काशीराम जो होते हैं इसके कोषाध्यक्ष होते हैं। काशीराम जो होते हैं इसके कोषाध्यक्ष होते हैं। ठीक ना, अभी आप बस इतना ध्यान रखिए। कामाता गमारू, यहां से एक दो बार प्रश्न आया है। ठीक है ना। यह जापानी जहाज को, इस जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था और यात्रियों के साथ हुगली पहुंचे। ठीक है ना, बस नामक बंदरगाह पहुंचकर ये जहाज पहुंचने पर वहां पे तलाशी ली गई। काफी जो है ये लोग वहां पे मतलब संघर्ष करते हैं, और कुल मिला जुला करके काफी यात्री उसमें से घायल हो जाते हैं। तो ये याद रखिए, पूछता कमाटा गमारू यह क्या था, यह एक जहाज था। किसके द्वारा खरीदा गया, बाबा गुरदीप सिंह द्वारा खरीदा गया था, कह रहा हूँ किराए पर लिया गया। ठीक, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सीधा यहां से क्वेश्चन पूछा है पीसीएस में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य कौन होते हैं, हृदयनाथ कुंजरू होते हैं। कौन होते हैं, हृदयनाथ कुंजरू होते हैं। ठीक ना। इलाहाबाद में क्या की, इलाहाबाद में ये सेवा समिति के क्या होते हैं, इन्होंने सेवा समिति की क्या की थी, इन्होंने स्थापना की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हृदयनाथ कुंजरू जो है वो सेवा समिति की स्थापना कहाँ की थी, यह पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, प्रयागराज में या फिर इलाहाबाद, जो भी विकल्प में प्रयागराज ही देगा। ठीक,
अंग्रेज सरकार ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि किसे दी थी? कौन ही नहीं परिचित होगा इससे? ठीक, महात्मा गांधी को दी थी। कब दी थी? 1915 में दी थी। कब दी थी? 1915 में दी थी। ठीक, उसके बाद बात होती है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की। किसकी? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की। तो कांग्रेस के दोनों दलों में क्या होती है? एकता हो जाती है। पहले फूट हुई रहती है ना 1907 में, तो यहाँ पे क्या होती है आकर के एकता हो जाती है। और इस 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? मोहम्मद अली जिन्ना। यहाँ जिला लिखा हुआ है, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और जिन्ना और तिलक के ही प्रयास के बाद 1916 में लीग और कांग्रेस के बीच क्या होता है? समझौता होता है। सॉरी, शायद मैंने सूरत की फूट शायद मैंने बीच में जो है सूरत की फूट बोल दी थी, इसमें उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक ना? तो तिलक और जिन्ना के बीच क्या होता है? वहाँ पे कांग्रेस लीग में समझौता होता है, कांग्रेस और इनके बीच, जिन्ना के बीच। ठीक ना? चलिए अगली बात हम लोग करेंगे। बाल गंगाधर तिलक क्या करते हैं? उसके बाद पूना में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। कहाँ पर? पूना में। कहाँ पर करते हैं? पूना में करते हैं। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जोसेफ बिस्तस्ता। और इसके सचिव कौन होते हैं? एनसी केलकर होते हैं। कौन होते हैं इसके सचिव? एनसी केलकर होते हैं। ठीक है। ये अंग्रेजी अखबार है दो, मराठा और केसरी। मराठा अंग्रेजी में, केसरी इसके बारे में पूछता है तो तिलक ने इसकी क्या की थी? तिलक इसको लेकर के आए, तिलक इसके संपादक होते हैं। फिर जब इनके होम रूल लीग की बात होती है तो फिर एनी बेसेंट की भी बात होगी। ठीक, यहाँ इन्होंने भी होम रूल लीग की स्थापना की। कब की? 1916 में। कहाँ पर? मद्रास में अड्यार एक जगह होती है, वहां पर एनी बेसेंट क्या करती हैं? होम रूल लीग की स्थापना करती हैं। होम रूल लीग की क्या करती हैं? स्थापना करती हैं। इसका सचिव कौन, इनके सचिव कौन होते हैं? जॉर्ज अरुंडेल। जॉर्ज अरुंडेल होते हैं। ठीक ना? जॉर्ज अरुंडेल। इनके द्वारा संपादित पत्रिका, यह भी पीसीएस में पूछा जाता है। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये दो पत्रिका हैं जो एनी बेसेंट क्या करती हैं? जारी करती है। कौन जारी करता है? एनी बेसेंट। अगला ये सवाल यहाँ से यूपीपीसीएस पूछता है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक ना? तो इसकी स्थापना कौन करते हैं? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए 1916 में गांधी जी अहमदाबाद के करीब साबरमती में क्या करते हैं? अपने आश्रम की स्थापना करते हैं। अपने आश्रम की क्या करते हैं? स्थापना। ठीक ना? 1916 में। उसी के बाद इनकी एक घटना काफी फेमस है, चंपारण आंदोलन। चंपारण में एक कृषक होते हैं, ठीक ना? उनसे क्या की जाती है? नील की कृषि करवाई जाती है उनसे। और उसके बाद 3 कठिया प्रथा उन पर क्या की जाती है? 3 कठिया प्रथा उसमें जो है वो, यानी 3/20 खेत पर क्या बोला जाता है कि आप नील की खेती करेंगे। और इस ये कहाँ की ये घटना है? बिहार के चंपारण की। तो राजकुमार शुक्ल होते हैं, वो उनको चंपारण आने का जो है प्रस्ताव देते हैं। चंपारण वो जाते हैं। चंपारण जाकर के राजकुमार शुक्ल के साथ वो जो है, इनके साथ में कृषकों के साथ में जाकर के वो वहाँ पे मतलब एक मूवमेंट चलाते हैं। वहाँ पे जाके किसको, उस मूवमेंट को क्या बोलता है? चंपारण आंदोलन। एक आंदोलन चलाते हैं जिसको क्या बोला जाता है? चंपारण आंदोलन। 3 कठिया प्रथा के खिलाफ। 3 कठिया, एक ये शायद क्वेश्चन भी आया 3/20, तो पूछता है कि 3 कठिया प्रथा जो है वो कितनी खेती पर नील बोए जाने को लेकर के था? तो 3/20। ठीक ना? क्लियर? चलिए उसके बाद चंपारण आंदोलन में गांधी जी पर हमला किया गया था, जिसको जो है
उस चंपारण सत्याग्रह के दौरान एक व्यक्ति ने गांधी जी की ऐसा बोला था जान बचाई थी, बतख मियाँ ने। किसने? बतख मियाँ ने, ठीक ना। गांधी से संबंधित प्रश्न एक पूछता है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? कब किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। कब किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था, ठीक ना, दक्षिण अफ्रीका में किया था। उसके बाद क्या होता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया जाता है। 1917 के भारत सचिव रहते हैं मॉन्टेग्यू, इनको बनाया जाता है। उसके बाद ये कुछ मॉन्टेग्यू सुधार आते हैं जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं, ठीक ना। इसमें क्या क्या किया जाता है? ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत को स्वशासन विकसित करना। स्वशासन एकदम न दिया जा करके विभिन्न चरणों में दिया जाएगा। विभिन्न चरण का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा। प्रगति के विषय में निर्धारण ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किया जाना यह निश्चित किया गया था। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा था? तो इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो घोषणा थी उसको क्या कहता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मॉन्टेग्यू घोषणा को ही सूरविहीन उषा काल कहा जाता है, ठीक ना। किसने कहा था? तिलक ने कहा था। किसने कहा था? तिलक ने। गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत किसने पहला चीज की ट्रस्टीशिप सिद्धांत कौन देता है? गांधी जी। गांधी जी देते हैं, ठीक ना। और इसमें ट्रस्टीशिप सिद्धांत में क्या बताते हैं कि जो पूंजीपति होते हैं वो मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। कौन होते हैं? मजदूरों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं, ठीक। एक प्रश्न आता है यूपीपीसीएस में कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किया था? तो अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में, ठीक ना, 1918 में। फिर वो खेड़ा आंदोलन में जाते हैं। खेड़ा जिले में जाकर गांधी जी कर नहीं देने का आंदोलन चलाते हैं वहां पे जाकर के। फिर उसके बाद ये 19 मार्च 1919 को यहाँ से फिर रोलेट एक्ट की बात शुरू होती है। रोलेट एक्ट इकट्ठा हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है ये रोलेट एक्ट। तो अभी आज लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, ठीक ना। जय हिंद।